वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज हो गई है आपकी 22 अगस्त 2022, 22/8/2022 है जो आज डेट हो गई है। एंड आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बात हम ओनली नॉर्सेट की बस नहीं कर रहे हैं, बात हम JIPMER, GMCH, OSSC, CHO, UP के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी लोग पेपर्स देने वाले हैं, यदि आप UP CHO का पेपर दे रहे हैं, नॉर्सेट का पेपर दे रहे हैं, JIPMER के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है, 28 तारीख को GMCH का भी पेपर है, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए जो सीरीज़ क्लास करवाई जाती हैं आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर ज्वाइन किए रहें। और जिस भी कंटेंट में या फिर जिस भी टॉपिक में आपको डाउट होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक का कमेंट है जो रीड आउट करती हूँ। तो यहाँ पर जो आज की क्लासेस में आपको 40% क्वेश्चन इमेज बेस्ड रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड नहीं रहेंगे और कुछ आपको वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो जो 1 घंटे की क्लास होगी तो क्लास में आप लोग एंड तक ज़रूर ज्वाइन किए रहें। सेकेंड थिंग, जो भी लोग नॉर्सेट का पेपर देने वाले हैं मैं उनको बता दूं कि आपके लिए पेपर्स है जो अरेंज कर दिए गए हैं 2020-2021 नॉर्सेट, 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एम्स प्रीवियस ईयर पेपर्स, जितने भी पेपर्स हुए हैं ऑल ओवर सभी कंटेंट। तो आपको जो भी लोग PDF फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, या फिर जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पर जाके भी आप लोग पेपर्स को ले सकते हैं। प्राइस आपको बहुत ही कम रखी गई है, एटलीस्ट आपको 16 पेपर्स तक हैं जो अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी एम्स ने कंडक्ट करवाए हो। ओनली दिल्ली एम्स और नॉर्सेट को छोड़कर सभी ऑफिशियल पेपर रहेंगे, क्योंकि दिल्ली एम्स कभी भी अपने ऑफिशियल पेपर नहीं देती, मेमोरी बेस्ड रहेंगे। नॉर्सेट मेमोरी बेस्ड रहेगा, बाकी सभी पेपर्स आपके ऑफिशियल रहेंगे, सॉल्व आंसर की रहेंगी। और जो लोग UP CHO का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए भी है जो पेपर्स विद सीरीज़ के अवेलेबल हैं, OSSC के लिए भी सीरीज़ अवेलेबल है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके ले सकते हैं। प्राइस बिल्कुल चीप रखी गई है, लेस देन 150 तक है जो सबकी प्राइस रहेगी। यदि आप नॉर्सेट पेपर लेते हैं तो 150 रुपीज़ में आपको 17 to 18 पेपर्स तक मिल जाएंगे, जिसमें आप चाहें तो उनको एज एन सीरीज़ के तौर पर भी सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि सभी पेपर आपको सॉल्व रहेंगे। लेकिन आप अपने ही रिव्यू करना चाहते हैं अपना नॉलेज, तो आप उन पेपर्स के थ्रू कर सकते हैं। UP CHO वाले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग UP का पेपर दे रहे हैं, यदि आप PDF से नहीं रीड आउट कर पा रहे हैं तो मैंने वीडियो फॉर्मेट अपडेट किया है चैनल पर, एक बार उसको ज़रूर देख के जाना, क्योंकि आपको ओनली क्वेश्चन चेंज होते हैं, बाकी फॉर्मेट आपका सेम रहता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं, लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था आपके लिए। क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर इमेज में एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, आपको इसका नाम बताना था कि इसका नाम है क्या। ऑप्शन में था कॉबलर निडल, ट्राइकॉट बायोप्सी निडल, एन्यूरिज्म निडल या फिर ब्रेसिस निडल। तो ये कौन सी निडल है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? तो ये जो निडल यहाँ पे दिख रही है ये एन्यूरिज्म निडल। क्या है? एन्यूरिज्म निडल। क्या नाम है इस निडल का? एन्यूरिज्म निडल। और यहाँ पर जो अदर है ये देखिए ट्राइकॉट बायोप्सी निडल। ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है आपको नॉर्सेट पे रखे हुए मिलेंगे, तो आप लोग इनको जरूर देख के जाना। तो जो यहाँ पर फर्स्ट में दिख रही है क्या है? एन्यूरिज्म निडल है। और जनरली यहाँ पर जो लिगेचर है, जो एन्यूरिज्म वेसल्स होती हैं उनको क्या करने के लिए, जब जो वेसल्स हैं उनको होल्ड करना पड़ता है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो कर्व दिख रहा है ये यूज़ की जाती है। ट्राइकॉट बायोप्सी निडल ले रही है यहाँ पर, जिसका नाम है सिल्वरमैन रीनल बायोप्सी निडल। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉबलर निडल। तो कॉबलर निडल ले रही, इसमें भी एक छोटा सा कर्व है। फिर आती है ब्रेसिस निडल, जो कि यहाँ पर न्यूमोपेरिटोनियम जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उनमें पेरिटोनियम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर है इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? न्यूमोपेरिटोनियम फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के लिए, या फिर आप ये याद रख सकते हैं कि इनका यूज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, आपको इमेज बस आ सकती है। क्वेश्चन है टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग शोन इन दिस फोटोग्राफ। तो यहाँ पर एक इमेज में ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, चूहा दिख रहा है।
अब ह्यूमन की सेल्स लेके या फिर ऑर्गन लेके चूहे में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे तो ये कौन सी ग्राफ्टिंग दिखाई जा रही है? आइसोग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्टिंग, ऑटोग्राफ्टिंग या फिर जीनोग्राफ्ट। तो कौन सी ग्राफ्टिंग है जो यहाँ पर शो हो रही है? तो यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग शो हो रही है इसका नाम क्या है? तो ये ग्राफ्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज है, क्या है? डिफरेंट स्पीसीज है, तो यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग बताई जा रही है वो कौन सी स्पीसीज का यूज किया जा रहा है ग्राफ्टिंग के लिए? तो ये कहलाएगी कौन सी ग्राफ्टिंग? जीनोग्राफ्ट। अ टिश्यू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम द रेसिपिएंट। तो यहाँ पर जब अलग स्पीसीज होगी तो क्या कहलाएगा? जीनोग्राफ्ट। यदि स्पीसीज क्या है? सेम है। क्या है यहाँ पर? अब आपको 4 टाइप की ग्राफ्टिंग याद रखनी है, चारों में से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। ऑटो का मतलब होगा आपकी खुद की ऑन बॉडी, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है एक जगह से दूसरे जगह ग्राफ्ट किया जाता है तो क्या कहलाएगा? ऑटोग्राफ्ट। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर? मान लीजिए आपकी थाई की स्किन को लेके फेस पर यूज कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोग्राफ्ट। फिर आता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब होगा आइडेंटिकल ट्विंस, जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे या फिर जिनके स्ट्रेन हैं जो सेम होंगे। स्पेशली आपको आइसोग्राफ्ट में आइडेंटिकल ट्विंस याद रखना है। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो क्या करेंगे? इनके बीच में जो ग्राफ्टिंग होगी वो कहलाएगी आइसोग्राफ्ट। फिर आता है सेम स्पीसीज बट डिफरेंट मेंबर, ह्यूमन टू ह्यूमन। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया, मान लीजिए आपकी ग्राफ्टिंग आपके किसी फ्रेंड्स के लिए या फिर आप जिसको जानते भी नहीं है, डोनर और रिसीवर इस तरीके से रहें तो वो कहलाएगी एलोग्राफ्टिंग बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। फिर आता है जीनोग्राफ्ट। तो जीनोग्राफ्ट का मतलब होगा स्पीसीज ही चेंज हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी सोन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर अब आपको 4-5 इमेज रहेंगी जिसमें हाथी पूरे हिले डुले हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस इमेज में कौन सी डिफॉर्मिटी दिख रही है। आप देख सकते हैं थंब के साइड वाली जो फिंगर है वो कैसी है? टर्न है, बाकी 3 फिंगर्स डाउन साइड को जा रही हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मैलेट फिंगर, ट्रिगर फिंगर या फिर बॉटनियर डिफॉर्मिटी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी शो हो रही है इसका नाम क्या है? तो जो यहाँ पर डिफॉर्मिटी दिख रही है क्या है? बॉटनियर डिफॉर्मिटी, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपका जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो क्या रह जाएगा? फ्लेक्स्ड रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? फ्लेक्स्ड रह जाएगा। तो इसको क्या कहा गया है? बॉटनियस डिफॉर्मिटी। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और जनरली ये किसी ट्रॉमा के कारण या फिर जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, यहाँ पर ये जो जॉइंट है इसमें कुछ ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, उसके कारण भी इस तरीके से डिफॉर्मिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अदर ऑप्शन में स्वान नेक डिफॉर्मिटी। देखिए 2 इमेज है जिससे इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर हाइपरफ्लेक्शन देखने को मिलेगा बॉटनियर डिफॉर्मिटी में, पीआईपी जॉइंट में। लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होगा? जो फिंगर्स हैं कैसी हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी डाउन साइड को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अब एक ही हाथ में आपको एक सेम टाइम पर स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है या फिर बॉटनियर डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है। जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी है एक क्लासिकल साइन है, कॉमन रीजन हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। क्या है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्वान नेक डिफॉर्मिटी इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट में आपको ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी इजीली देखने को मिलेगी। फिर आता है ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर अ कंडीशन इन विच अ फिंगर गेट्स स्टक इन अ बेंट पोजीशन एंड देन स्नैप स्ट्रेट। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रिगर फिंगर में क्या होगा कि आपकी फिंगर सडनली क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी और जिसको स्ट्रेट करना क्या होगा? थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होगी। फिर आता है मैलेट फिंगर। क्या है? जिसको वेस्ट बॉल फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। किसी इंजरी के कारण होगी जिसमें फिंगर्स और थंब क्या रहेंगे? नीचे की तरफ बेंड रहेंगे। आपको मेन इनकी इमेज याद रखना है और कौन सी नर्व के कारण होता है हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे? यूरेमिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेलियर में, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में।
तो फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे कौन सी कंडीशन में, सभी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो यूरेमिक सिंड्रोम है, क्रोनिक रीनल फेलियर और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ये सारे केस में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है वो अपने हाथों को होल्ड करने में अनेबल रहेगा और उसके हाथ हमेशा फड़फड़ाए हुए रहेंगे, जैसे एट्रैक्सिस के पेशेंट के होते हैं उस तरीके से। तो या किसी ये तो मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी के कारण हो सकता है, चाहे उसमें किडनी फेलियर हो जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन हो सकती है, या फिर लिवर फेलियर। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर है, यूरेमिक सिंड्रोम भी मेटाबॉलिक में आ जाएगा, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो इसमें आपके हाथ कैसे रहेंगे, फ्लैप्ड रहेंगे, फड़फड़ाए हुए टाइप से रहेंगे, फ्लैपिंग मोशन देखने को आपको मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, फ्लैपिंग ट्रिमर्स या फिर फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज इफेक्टिव बिकॉज इट। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, उसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इफेक्टिव क्यों होगी? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, inhibit the breakdown of acetylcholine, removes antibodies that impair the transmission of impulses, and decrease the production of autoantibodies that damage the acetylcholine receptor। तो माइस्थेनिया ग्रेविस कब होगा? जब जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हैं कैसे होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे। क्या होगा इनमें, कुछ आपको डैमेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी है डैमेज, ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी किस तरीके से काम करेगी कि जो ऑटो इम्यून डिसीज है एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन जब हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे पेशेंट में, तो जो खुद की ऑन एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। जब आपकी बॉडी में, यहाँ पर ये देखिए इस इमेज से आपको इजीली माइस्थेनिया ग्रेविस समझ में आएगा। ये रही यहाँ पर सिनेप्सिस जो क्या कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या, एसिटाइलकोलिन रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगी, रिलीज साइट होगी नर्व टर्मिनल के यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन रहेगा, क्या है यहाँ पर, जो इम्पल्सेस हैं मसल्स तक जा रहे हैं, नर्व इम्पल्स हैं मसल्स तक जा रहे हैं, यदि यहाँ पर आपकी ऑन ऑटो एंटीबॉडी बनती है तो ये क्या करेंगी, इन रिसेप्टर को ख़त्म करने का काम करेंगी, राइट। लेकिन जब यदि हम यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे पेशेंट में, तो जो यहाँ पर खुद की ऑटो एंटीबॉडी बन रही है क्या होंगी, कम हो जाएंगी। कैसी होंगी, कम होंगी। जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तब ये क्या करेंगी, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को डैमेज करने का काम कर रही है, नष्ट करने का काम कर रही हैं, तो ये कम होगा। और इसी तरीके से माइस्थेनिया ग्रेविस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक मेन जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का काम क्या होगा, जो खुद की एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को कम करना। और जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तो एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर है डैमेज हो रहा है, प्रॉपर इम्पल्सेस नहीं जा पाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इस तरीके से कारगर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ अ बेबी बॉर्न विथ बर्थ वेट इज 2.9 kg देन इट मीन्स बेबी इज। यदि न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसका वजन कितना है, 2 किलो 900 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेबी कैसी कंडीशन में पैदा हुआ है, लो बर्थ वेट बेबीज है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, स्मॉल फॉर डेट बेबी या फिर नॉर्मल बर्थ वेट बेबी है। तो किस तरीके का बेबी है जो पैदा हो गया जिसका वजन 2.9 kg है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल बर्थ वेट बेबी। बिकॉज जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का वो होता है 2.5 kg से ज़्यादा। लेकिन जब ये 2.5 kg से कम होता है तब ये सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ में। किसमें, लो बर्थ वेट बेबीज़ में हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट। तो वेरी लो बर्थ वेट में ऐसे बेबीज आएंगे जिनका बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg या फिर 1500 ग्राम से भी कम हो एट द टाइम ऑफ बर्थ है, और जेस्टेशनल एज क्या रही हो, कंप्लीट रही हो, आफ्टर 37 वीक के बाद डिलीवर हुए हैं, लेकिन बर्थ वेट कितना है, 1500 ग्राम से कम है। फिर आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ। तो अब जिनका वजन 1000 ग्राम से भी कम है और 1 किलो से भी कम वजन के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल MUAC, दैट मीन्स मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इनमें MUAC कितना होता है,
क्या है, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस से कितना होता है, 12 से 16 सेंटीमीटर, 9 से 11 सेंटीमीटर, 16 से 17 सेंटीमीटर या फिर 20 से 21 सेंटीमीटर। कितना होगा सर्कमफेरेंस होता है 9 to 11। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल के थ्रू इसको समझेंगे कि MUAC है क्या। MUAC चेक किया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में, कहाँ से, मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। MUAC यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। किसके लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। अब यदि नॉर्मल एवरेज एट द टाइम ऑफ बर्थ मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस की बात की जाए, कितना होगा, 9 to 11 सेंटीमीटर। कितना होगा, 9 to 11 सेंटीमीटर। फिर बात आती है 1 साल के बच्चे की, तो होगा 12 to 16 सेंटीमीटर। जैसे वेट और हाइट बढ़ती है उतने फास्ट तरीके से MUAC नहीं बढ़ता, ये भी आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर 1 साल में होगा 12 से 16 सेंटीमीटर। फिर होगा 1 से 5 साल की एज में तो 16 से 17। आपने 1 साल से 5 साल तक के बच्चे देखे होंगे, उनका जो आप MUAC चेक करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है, मोटा नहीं हो रहा है सब। नेक्स्ट आता है 12 ईयर, तो 12 में 17 to 18, 15 में 20 से 21 सेंटीमीटर MUAC रहेगा। MUAC चेक किया जाता है साकेट टेप से। ये टेप आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो रेड लाइन है, येलो है और ग्रीन है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर MUAC इस तरीके से चेक किया जाएगा। यदि यहाँ पर बात की जाती है ग्रीन बैंड की, तो ग्रीन बैंड आता है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, हेल्दी है। 9 to 11 के ऊपर जाता है तो क्या है, बच्चा हेल्दी है। फिर यदि बिलो येलो में जाता है, दैट मीन्स क्या है, बच्चे को जो बच्चा यदि येलो इसमें जाता है बैंड में, दैट मीन्स बच्चा क्या है, मॉडरेट मालनरिश्ड है या फिर माइल्ड कह सकते हैं। यदि रेड में जाता है तो बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा मालनरिश्ड, सीवियर मालनरिश्ड है और बच्चे को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड द टोडलर ग्रुप। तो कौन सी स्टेज है जो टोडलर ग्रुप कहलाएगी। ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 28 डेज, 28 दिन से 1 साल, 1 साल से 3 साल या फिर 3 से 6 साल। तो टोडलर एज ग्रुप की बात हो रही है और टोडलर एज ग्रुप कौन सी कहलाती है, तो टोडलर यहाँ पर कहलाएंगे जिनकी एज 1 साल से 3 साल तक हो। कौन सी, 1 से 3 साल तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड की। तो प्रीनेटल पीरियड होता है ओबम से लेके, क्या है, ओबम, जो कि 0 to 14 डेज आफ्टर द कॉन्सेप्शन। फिर आता है एम्ब्रियो, क्या होगा, एम्ब्रियो, जो कि 14 दिन से 8 वीक तक, क्या कहलाएगा, 14 दिन से 8 वीक तक का। फिर आता है फीटस, 8 वीक से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ। याद रखना एम्ब्रियो पीरियड कब तक कहलाता है, 14 डेज to 8 वीक्स तक, देन 8 वीक्स to बर्थ तक, या फिर हम 8 से 40 वीक कह सकते हैं, कहलाएगा फीटस। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड, क्या होगा, पोस्ट नेटल पीरियड, दैट मीन्स आफ्टर द डिलीवरी। न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहलाएगा 0 to 28 डेज तक का। अर्ली न्यूनेट कहलाएंगे 0 to 7 डेज तक के। यदि ओनली न्यूनेट पूछे तो 0 से 28 दिन। इन्फेंसी पीरियड कहलाता है 28 दिन से लेके 1 साल तक की एज ग्रुप का बच्चा। टोडलर 1 से 3 साल। फिर आते हैं यहाँ पर प्री स्कूलर, जो कि LKG UKG वाले बच्चे होते हैं, 3 साल से लेके 6 साल तक के। स्कूल गोइंग में आएंगे 6 साल से 10 साल तक के। एडोलसेंट में 10 ईयर to 19 ईयर्स अकॉर्डिंग टू WHO के, तो एडोलसेंट ग्रुप में आएंगे। फिर आता है अर्ली एडोलसेंट पीरियड, मिडिल एडोलसेंट पीरियड एंड लेट एडोलसेंट पीरियड। तो एडोलसेंट पीरियड की 3 स्टेज हैं, अर्ली, मिडिल एंड लेट। एग्जाम में आपको आ सकती हैं, तो आपको इनके लिए भी याद रखना है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है, कितनी पल्स रेट होगी, 80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट, या फिर 60 to 100 पर मिनट। यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है और नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाती है, तो कितनी होगी, 80 से 130 पर मिनट। जितनी कम एज होती है पल्स रेट उतनी ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। एज जितनी कम पल्स रेट उतनी ज़्यादा। न्यूबॉर्न में होगी 100 से 150 तक। इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चा अर्ली इन्फेंसी पीरियड में 6 मंथ तक का, तो 90 से 120। और ओनली इन्फेंट है तो 80 से 120।
बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो 70 से 130। नेक्स्ट है यहाँ पर द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, क्या है यहाँ, सॉरी, जो न्यूबॉर्न बेबी है यहाँ पर, उनमें एक्सिलरी टेम्परेचर है जो कितना होगा, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 टू 34.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.5 टू 37.4 डिग्री सेल्सियस। न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 से लेके 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। बेबी के एक्सिलरी टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो कितना होगा, 36.5 टू 37.4 डिग्री सेल्सियस। एक इसमें रेंज हो गई, ये हो गई आपकी सेल्सियस में और सेंटीग्रेड पे। यदि यही रेंज आपको फ़ारेनहीट में पूछी जाती है तब आपको कहना है 97.5 टू 99 डिग्री फ़ारेनहीट क्या होगी, नॉर्मल रेंज होगी किसकी, एक्सिलरी टेम्परेचर की इन न्यूबॉर्न बेबीज़। पल्स रेट आपको एग्जाम में आती है, रेस्पिरेटरी रेट आती है, बीपी आता है और टेम्परेचर आता है। और ये भी आता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में क्या क्या चेक किया जाता है, तो पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। ब्लड प्रेशर है जो चेक नहीं किया जाता, लेकिन होता कितना है, 80 टू 60 क्या है यहाँ पर डायस्टोलिक, और 45 टू 40 जो नॉर्मली एडल्ट का होता है 120/80। तो ऐसे ही यहाँ पर 80 टू 45 है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा, बेबी का ब्लड प्रेशर मेजर किया गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द लेंथ रेंज ऑफ बेबी इन 3 मंथ। तो यदि बच्चे की एज 3 महीने की है, बेबी कितना है, 3 महीने का है, तो यहाँ पर बेबी की लेंथ है जो लंबाई है कितनी होगी, ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, कितनी होती है, तो एवरेज बात करें हम तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी की लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। और एवरी 3 मंथ, स्टार्टिंग के एवरी 3 मंथ बेबी की हाइट लेंथ बढ़ती है 5 सेंटीमीटर, कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये बढ़ेगी 1 साल तक। कब तक, 1 साल तक। आफ्टर दैट थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, यदि बेबी की हाइट की बात करें तो स्टार्टिंग के 1 ईयर तक कितना, हर 3 महीने में 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि हर महीने 5-5 सेंटीमीटर, एवरी 3 मंथ में 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी हाइट और लेंथ है जो बच्चे की, लेकिन ये 1 साल तक बढ़ेगी। तो यदि 3 महीने में बात की जाए तो कितनी हो पाएगी, 60। एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर हेड सरकमफेरेंस, क्योंकि एग्जाम में आपको आता है हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है हेड सरकमफेरेंस कितना, 34 टू 35 सेंटीमीटर। 2 महीने में 38, 3 मंथ में 40 सेंटीमीटर, 4 में 41, फिर 42 टू 43, ये क्या हो जाएगा, हेड सरकमफेरेंस हो गया। फिर यहाँ पर जो हेड सरकमफेरेंस होता है चेस्ट सरकमफेरेंस से कितना होगा, 3 सेंटीमीटर बस कम होता है। कितना होता है, 3 सेंटीमीटर कम होता है। और 1 साल की एज होते होते बच्चों का जो हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस, तो दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर वेट ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg, देन विच एज बेबी वेट ट्रिपल। यहाँ पर आपको बताना है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वजन कितना है, 3.5 किलो है, 3500 ग्राम है, लेकिन बच्चे का बर्थ वेट 3 गुना, ट्रिपल कब हो जाएगा, ऑप्शन में 12 मंथ, 6 मंथ, 15 मंथ या फिर 24 मंथ। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बर्थ वेट होता है वो डबल हो जाता है 5 टू 6 मंथ की एज में। कब, कितने में, 5 टू 6 मंथ की एज में। लेकिन जब इसके ट्रिपल होने की हम बात करते हैं तो ये ट्रिपल हो जाता है कब, 1 ईयर और 12 मंथ की एज में। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, नवंबर 1986, नवंबर 1985, दिसंबर 1978 या फिर जनवरी 1992। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया गया था 19 नवंबर 1985 में। कब, 19 नवंबर 1985 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था इंडिया में।
लेकिन यदि EPI पूछे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो ये इसको लाया गया था मई 1978 में। कब? मई 1974 में। लेकिन इंडिया में कब से स्टार्ट किया गया था? 1978 से। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स टू रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो यदि बॉडी के, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बॉडी के जो लोअर ट्रंक है या फिर लोअर पार्ट है या फिर दोनों पैर में वीकनेस आ जाती है, तो कौन सा टर्म यूज करेंगे? टेट्राप्लेजिया, क्वाड्रीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया या फिर पैरापैरेसिस। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, लोअर पार्ट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया और पैरापैरेसिस, इसको हम पैराप्लेजिया फिर पैरापैरेसिस कहेंगे। अब इमेज देखिए जिससे इजीली क्लियर हो जाएगा। यदि आपको आता है कि लेफ्ट साइड फुल, लोअर टू अपर पार्ट क्या हो रहा है? वीक हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, तो ये कहलाएगा हेमी। यदि पैराप्लेजिया कहते हैं तो लोअर पार्ट बॉडी का, क्वाड्री कहते हैं तो लोअर अपर दोनों, मोनोप्लेजिया कहते हैं तो या तो एक हाथ हो सकता है या फिर एक पैर हो सकता है, कुछ भी सिंगल है जो हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोप्लेजिया। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन न्यूप्लाज्म। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेन न्यूप्लाज्म है वो कौन सा है? एंजियोमा, ग्लियोमा, न्यूरोमा या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो सबसे कॉमन ब्रेन न्यूप्लाज्म है वो होगा ग्लियोमा, जो कि 45% होगा। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होने वाला एक तरीके से ट्यूमर है जिसको हम क्या कहेंगे? ग्लियोमा। एक और जो ग्लियल सेल्स होती हैं, कौन सी ग्लियल सेल्स होती हैं, उनको अफेक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम भी ग्लियोमा रखा है। वो 45% केसेस में ट्यूमर कॉज करेगा, जो कि एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट का मतलब होगा फैलने वाला ट्यूमर, बिनाइन फैलता नहीं, एक ही जगह होगा, लेकिन मैलिग्नेंट क्या होगा? मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फ्लेयर चेस्ट इज सीन इन। तो फ्लेयर चेस्ट है जो किसमें देखने को मिलेगी? हाइपरटेंशन के पेशेंट में जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रिब्स फ्रैक्चर के पेशेंट में, या फिर डायफ्राम हर्निएशन में। किसमें है जो फ्लेयर चेस्ट देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर फ्लेयर चेस्ट का मतलब है फ्लोटिंग टाइप से, जो चेस्ट में जो रिब केज है, रिब्स है, वो क्या रहेंगी? फ्लोटिंग टाइप से देखने को मिलेंगी। फ्लेयर चेस्ट इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। और फ्लेयर चेस्ट, फ्लेयर का मतलब क्या है? जब रिब्स इफेक्ट हुई है तो रिब्स में फ्रैक्चर होता है, तब इस तरीके से आपको क्या देखिए, यहाँ पर इमेज देखिए आप, फ्लेयर चेस्ट में क्या होगा? जब रिब्स में क्या होगा? फ्रैक्चर होगा, तब ये देखने को मिलेगा। तो रिब केज ब्रेकआउट होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंजरी के कारण जो रिब्स फ्रैक्चर हुआ है, रिब्स टूटी हैं, पसलियाँ टूटी हैं, उनका जो कुछ सेगमेंट है वो क्या रहेंगे? फ्लोट रहेंगे, रिब केज में फ्लोटिंग होगी, वो कहलाएगा यहाँ पर फ्लेयर चेस्ट। जब आप इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करेंगे तब आपको ये फील होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चाइल्यूरिया मीन्स। चाइल्यूरिया का मतलब क्या है? टर्बिड अपीयरेंस इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन या फिर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी? तो जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो कहलाएगी मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन। क्या होगा? मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन। नेक्स्ट है यहाँ पर टिटनस ऑर्गेनिज्म में नॉट सर्वाइव बाय। तो जो टिटनस का कॉजेटिव एजेंट है, क्या है? टिटनस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो किस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा? ऑटोक्लेव में, फ्लेमिंग में, फ्यूमिगेशन में या फिर बॉइलिंग में। अब टिटनस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्टेडियम टेटेनी। क्या है? टिटनस का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया? क्लोरेस्टेडियम टेटेनी। वो क्लोरेस्टेडियम टेटेनी यहाँ पर किस में है जो सरवाइव नहीं कर पाएगा? तो वो होगा ऑटोक्लेविंग। क्यों होगा? क्योंकि ऑटोक्लेविंग ही एक ओनली ऐसी मेथड है जिसमें स्पोर्स, क्या हैं? स्पोर्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो सभी चीज़ें मर जाएंगी। ना तो फ्यूमिगेशन में मरेंगी, ना बॉइलिंग में जो स्पोर्स हैं वो मरेंगे, ना ही फ्लेमिंग में, जलाने से भी। तो जो चीज़ यहाँ पर इफेक्टिव होगी वो होगी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में टिटनस के बैक्टीरिया और उसके जो स्पोर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर में
कौन सा लेवल होगा जब कैंसर ब्लैडर और रेक्टम तक स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा? थर्ड बी, फोर्थ ए, सेकेंड ए या फिर फोर्थ बी? तो कौन सी स्टेज होगी जिसमें कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है यदि किसी को, तो वो ब्लैडर और रेक्टम को भी फैल जाएगा, अफेक्ट करेगा? तो वो होगा फोर्थ ए। कौन सा होगा? फोर्थ ए। अब यहाँ पर जब कैंसर, देखिए सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेज फोर्थ होती है, यहाँ पर कैंसर स्प्रेड आउट होना है जो स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ पर एक कैंसर कहाँ पर होता है? रेक्टम और ब्लैडर में, तो ये क्या कहलाएगा? फोर्थ ए। और जब यही कैंसर बोन्स, लंग्स और लिवर, जो डिस्टेंट लोकेशन है, दैट मीन्स दूर के पार्ट हैं, उनमें जाके फैलता है। कहाँ से? सर्विक्स से यदि रेक्टम ब्लैडर में आए तो फोर्थ है, लेकिन ये जब डिस्टेंट ऑर्गन, दैट मीन्स जो बोन्स हो गई, लंग्स हो गए, लिवर हो गए, यहाँ पर जाके फैलेगा, स्प्रेड आउट होगा सर्वाइकल कैंसर, तो ये कहलाएगा फोर्थ बी। यदि आपको एग्जाम में ब्लैडर और रेक्टम कहा है तो आपको कहना है फोर्थ ए। यदि कहें यही कि बोन्स में हो गया, लिवर में हो गया, तब आपको क्या कहना है? फोर्थ बी। करेक्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इफ यू आर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज विथ कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल, देन द कट ऑफ वैल्यू शुड बी। तो यदि आप डायबिटीज क्या कर रहे हैं, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से कंफर्म कर रहे हैं, कट ऑफ वैल्यू कितनी आनी चाहिए? फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 126 एंड पोस्ट PPBS मोर देन 200, FBS मोर देन 110 और PPBS 200। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? PPBS की वैल्यू बतानी है यहाँ पर और FBS की। तो क्या है जो आपका राइट आंसर होगा? यदि आप कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या है, डायबिटीज़ है या नहीं, तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है और आपको फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है। तो जो यहाँ पर कंफर्मेटरी होगा वो होगा आपका 126 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, और जो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होगा? मोर देन 220। तब कंफर्म होगा कि पर्सन को डायबिटीज़ है। नेक्स्ट वन, person whose weight is 80 kilogram and height is 156 centimeter, BMI of person interpreted as। एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए आपको कहा जाएगा यदि पर्सन का वेट कितना है, 80 किलोग्राम है, हाइट है 156 सेंटीमीटर, तो BMI का आपको फॉर्मूला लगाना है बॉडी मास इंडेक्स का। तो यहाँ पर होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट दी हुई है आपको सेंटीमीटर में, तो आपको इस हाइट को क्या करना है? कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हाइट आपको जो फॉर्मूला है, इरा है यहाँ पर फॉर्मूला, जब आप यहाँ पर पर्सन का BMI कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा? हाइट मीटर स्क्वायर में निकालनी है, वेट किलोग्राम में निकालना है, पर्सन आएगा ओबेसिटी की कैटेगरी में। किसमें? ओबीस कैटेगरी में। यहाँ पर BMI की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18.5 to 24.9। यदि नॉर्मल BMI की हम बात करते हैं तो ये होगी 18.5 to 24.9। लेकिन यदि यही BMI लेस देन 18.5 जाती है तब पेशेंट कहलाएगा कौन से? उसमें अंडरवेट में। किस में कहलाएगा? अंडरवेट में। लेकिन जब ये 18.5 से 24.9, ये डिपेंड करती है BMI आपके वेट एंड हाइट पर। ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वजन यदि आपका 80 kg हो जाए तो आप ओबेसिटी में आएंगे, ऐसा नहीं है। BMI डिपेंड करेगा आपके हाइट और वेट दोनों पर। फिर आता है ओवरवेट में, तो 25 से 29.9 यदि BMI निकल के आती है तो ओवरवेट। यदि 29 से 30 के आगे जाता है तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी की फिर क्लासेस हैं जो अलग अलग 3 क्लासें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। तो कौन सा है जो यहाँ पर 3 क्लिनिकल कॉज हैं, कौन कौन से हैं? कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। तो ये किसके यहाँ पर ट्रायड मीन्स 3 सिम्टम है, मम्स के, मीजल्स के या फिर रूबेला और टाइफाइड के। तो किसके हैं? क्लिनिकल ट्रायड। क्लिनिकल ट्रायड का मतलब है 3 साइन है। कोरिएजा, कोरिएजा का मतलब होता है कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। नोज में
सिम्टम है कोरिएजा में क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएगा कोरिएजा। जनरली कोल्ड और हे फीवर के कारण ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कफ और कंजक्टिवाइटिस तीनों साइन हो जाएंगे किसके लिए, मीजल्स के लिए। तो 3 क्लिनिकल ट्रायड सिम्टम है कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस फॉर द मीजल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग आर वाटरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स मॉस्क्यूटो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी क्या हैं, वाटरबॉर्न डिसीज हैं जिनके वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो हो सकते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डेंगू, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड या फिर मलेरिया। तो सभी के वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो। डेंगू का क्या है यहाँ पर, एडीज एगिप्टी। मलेरिया के लिए है जो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज। यहाँ पर अब जो बात आती है टाइफॉइड की, किसकी, टाइफॉइड की। टाइफॉइड है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, इसका मच्छर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी फाइलेरियासिस, डेंगू, मलेरिया तीनों के वेक्टर हैं जो मॉस्क्यूटो होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज विच डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसप्लेसेंटल मोडेज। तो कौन सी डिसीज है जो ट्रांसप्लेसेंटल, दैट मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में नहीं जाएगी, वर्टिकल ट्रांसमिशन कॉज नहीं करेगी, कौन सी डिसीज होगी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, HIV या फिर हेपेटाइटिस सी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी चला जाएगा, इजीली वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू। सिफिलिस भी हो जाएगा, बच्चे को HIV भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा वो होगा हेपेटाइटिस सी। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसमिशन मोड होता है हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ए का, ये होता है फीको ओरल रूट। कौन सा, फीको ओरल रूट। तो ये किसी भी तरीके से ट्रांसप्लेसेंटल मोड से निडल प्रिक इंजरी से होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएशन कब किया गया था, 1962, 1972, 1982 या 1952। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया था 1962 में। कब, 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट। अर्ली इनिशिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, सभी किसी एक को छोड़कर। अर्ली इनिशिएशन का मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल हो, तो आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो सभी केस में हेल्पफुल होगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रिवेंट्स द ब्रेस्ट कैंसर, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस या फिर प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। तो क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर यदि आपने जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट किया तो सबसे प्रिवेंट करेगा किसी एक को छोड़कर। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में हेल्प करेगा, यहाँ पर आपको ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करने का काम करेगा क्योंकि सेल इन्वेजन होना स्टार्ट होता है इसलिए। फिर यहाँ पर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पर भी काम करता है। जो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनमें एटलीस्ट 30 डेज तक, कितना, 30 डेज तक है जो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ पर जो होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट आपको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज आइडल टाइम टू स्टार्ट वीनिंग टू एन इन्फेंटिस। तो बच्चे में आइडल टाइम क्या होगा वीनिंग के लिए। वीनिंग का मतलब होगा बेबी को जो फर्स्ट फूड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी कह सकते हैं, वीनिंग भी कह सकते हैं, और 6 मंथ की एज से स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्सेप्ट। तो सभी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं किसी एक को छोड़कर, माला एन, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी एंड विड्रावल। तो जो यहाँ पर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो विड्रावल। क्या है, विड्रावल मेल में यूज़ किया जाएगा ना कि फीमेल में। फीमेल में माला एन यूज़ किया जाएगा, डायफ्राम यूज़ किया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी किया जाएगा। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, विड्रावल। ट्यूबेक्टोमी इंडिया में कॉमनली यूज़ होने वाली स्टरलाइजेशन मेथड है, जिसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, जिसको हम परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज IQ में भी डिफाइन करेंगे। तो IQ का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है वो है यहाँ पर
मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यहाँ पर आप देखिए आपका कौन सा आंसर होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया है आपको। एग्जाम में या तो आपको आईक्यू निकालने के लिए कहा जाएगा इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, या फिर आपको फॉर्मूला आ सकता है, या फिर आपको जो रेंज होती है मेंटल रिटार्डेशन के लिए आईक्यू की वो आ सकती है। तो आईक्यू का फुल जो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम वो होगा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये होगा यहाँ पर क्या होगा आपका आईक्यू। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है किसके लिए, मेंटल रिटार्डेशन के लिए, एग्जाम में आपको हमेशा ही आता है। तो यहाँ पर आपको आईक्यू रेंज याद रखने की ज़रूरत होगी। जितना कम आईक्यू होता जाएगा पर्सन की कंडीशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी। तो माइल्ड होगा यदि तो 50 से 70, मॉडरेट होगा तो 35 से 50, सीवियर होगा तो 20 से 35 और प्रोफाउंड होगा तो 20 एंड बिलो, जिसमें आपके लिए पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी सीवियर और प्रोफाउंड में। माइल्ड मॉडरेट में पेशेंट अपनी केयर थोड़ी बहुत कर सकता है, बट यदि एग्जाम में आता है कि एडमिशन की ज़रूरत किस केस में पड़ेगी, जब पर्सन का आईक्यू लेवल बिलो 20 चला जाता है तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको आईक्यू लेवल है जो पूरा याद करके जाना है, एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस कंट्रोल्स द। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, एब्ड्यूसेंस है इसका नाम। तो क्या कंट्रोल करती है, टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, उनके आपको पूरे नाम, फंक्शन, कौन सी सेंसरी है और कौन सी यहाँ पर मोटार है और कौन सी मिक्स्ड है। तो यहाँ पर जो एब्ड्यूसेंस है इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, मूवमेंट ऑफ द टंग। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व काम करती है आई बॉल को मूव करने के लिए, कौन सी, आई बॉल को। और जो 3 क्रेनियल नर्व है, 3 क्रेनियल नर्व जो कि आई बॉल मूवमेंट को, आई बॉल कंट्रोल में हेल्प करती हैं, वो है ऑक्यूलोमोटार 3rd क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर 4th क्रेनियल नर्व एंड एब्ड्यूसेंस 6th नंबर की क्रेनियल नर्व। तीनों क्या करती हैं, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर Which of the following medications should be withheld a week before cardiac surgery? तो कोई भी कार्डियक सर्जरी होनी हो, हार्ट सर्जरी होनी हो, तो कौन सी मेडिसिन है 1 हफ्ते पहले ही विथहेल्ड कर दी जाती है, मतलब स्टॉप कर दी जाती है। यदि आपकी सर्जरी है जो अभी से 8 दिन बाद होने वाली है, तो इनमें से जो मेडिसिन आप ले रहे हैं तो किसको हम स्टॉप कर देंगे, सर्जरी के 1 वीक पहले। ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलॉल, रेमिप्रिल या फिर क्लोपिडिग्रोल। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन स्टॉप कर दी जाती है बिफोर कार्डियक सर्जरी के, वो है यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल। कौन सी, क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन को स्टॉप विथहेल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है और पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के कारण क्या करना है, पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करना है, इसीलिए इस एंटी प्लेटलेट ड्रग को विथहेल्ड और स्टॉप कर दिया जाता है बिफोर द कार्डियक सर्जरी। Here is the correct answer is option number D, क्लोपिडोग्रेल। नेक्स्ट है यहाँ पर Which hormone is present in hormonal contraceptive pills? तो यहाँ पर हम पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे विद इन 5 मिनट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कौन सा है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनमें से कौन सी हैं। प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, बोथ ए एंड बी होंगे या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। तो जितनी भी यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। तो यहाँ पर जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं जनरली, कौन सी, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लो डोज रहेगा। और जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस को ही इनहिबिट करेंगी, सप्रेस करने का काम करेंगी। ना होगा ओव्यूलेशन, ना यहाँ पर आपको कंसीव करने के चांस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस यदि आती हैं तो वो है प्रोजेस्टासाइड, जो कि टी शेप्ड डिवाइस होती है। यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर ये है यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट। ये क्या है, प्रोजेस्टासाइट है, टी शेप डिवाइस है और ये क्या है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। एलएनजी होगा यहाँ पर
मेरेना जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर LNG और मेरेना, LNG और मेरेना आपको इमेज आ सकती है एग्जाम में। तो ये किसकी इमेज है? मेरेना की। ये भी टी शेप्ड रिलीजिंग है जो कि लेवोनोजेस्ट्रॉल को 20 mcg लेवोनोजेस्ट्रॉल को रिलीज करेगी। यदि प्रोजेस्टासाइट की बात करें तो सेकंड नंबर की इमेज ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? प्रोजेस्टासाइट है। और ये पर डे टोटल इसमें 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा, लेकिन ये रिलीज करेगा यूट्रस में कितना? 65 mcg पर डे। और इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? यूट्राइन लाइनिंग और सर्वाइकल म्यूकस के यहाँ पर इफेक्ट करना। फिर आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन को ही हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं। याद रखना है आपको, थर्ड जनरेशन IUCD इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन रिलीजिंग IUCD एंड एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासाइट, मेरेना और LNG। फेलियर रेट 0.2% से भी कम है इसके। फिर आती है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। थर्ड पूछते हैं तो हार्मोन वाली याद रखना है। हार्मोन वाले में आपको क्या क्या आ जाएंगी? जितने भी हार्मोनल यहाँ पर मेथड होंगी। फिर आता है सेकेंड जनरेशन IUD में। तो सेकेंड में आएगा कॉपर-T 380A, कॉपर-T 200B, मल्टीलोड और नोवा-T। ये सब किसकी हैं? ये है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। फिर यहाँ पर आता है जो फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी नॉन मेडिकेटेड होंगी, जिनमें मेडिसिन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लिपेज लूप, स्पायरल, कॉइल्स और बाव से सब क्या हैं? ये है यहाँ पर कौन से? ये फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे। आई होप आपको ये सभी IUCD हैं जो क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो बैरियर मेथड सभी हैं किसी एक को छोड़कर। डायफ्राम, कॉन्डोम, लिपेज लूप या फिर वेजाइनल स्पंज। तो यहाँ पर बैरियर का मतलब होगा मैकेनिकल, या फिर क्या? बैरियर का मतलब रोकने का काम करेंगे। डायफ्राम है यहाँ पर, कॉन्डोम है, वेजाइनल स्पॉन्ज है, सब क्या होगी? बैरियर मेथड होंगी। लिपेज लूप है फर्स्ट जनरेशन IUD, ये बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉपर-T 380A IUD शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन अ। तो कॉपर-T 380A IUD है जो कब रिमूव करवा सकते हैं? कितने टाइम में? 2 साल में रिप्लेस कर सकते हैं, 10 साल में, 3 साल में, फिर 5 साल में। तो यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एफिशिएंसी है, मतलब कितने टाइम तक सही तरीके से काम करेगा, तो वो होगा 10 साल। लेकिन यदि आप 10 साल के पहले कंसीव करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको 10 ईयर तक ही इंसर्ट करवा के रखें। यदि आपने इंसर्ट करवाया है, आफ्टर दैट 1 ईयर, 6 मंथ और 2 ईयर में आप कंसीव करना चाहते हैं तो इसको आप रिमूव करवा सकते हैं। IUD का फर्स्ट जो साइड इफेक्ट होता है IUCD का, वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेन। एग्जाम में आता है आपको। नेक्स्ट वन है यहाँ पर माला N ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला D इन टर्म्स ऑफ। तो क्वेश्चन आपके CHO के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो माला N ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP है, माला D से किस तरीके से डिफर है? तो दोनों में जो डोज होता है, कौन सा? जो नॉर्जेस्ट्रॉल का डोज होता है, एस्ट्रॉइडल डोज होता है, दोनों में सेम होता है। यहाँ पर सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग ये भी होगा, सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माला N है जो माला D से इस तरीके से भिन्न है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कैसी? फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल रहेगी माला N, लेकिन माला D को आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स एज ग्रुप ऑफ। एलिजिबल का मतलब वो फर्टाइल कपल, फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो लोग कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल कौन से होंगे? तो फर्टाइल और एलिजिबल कपल माने जाते हैं 15 से 45 साल तक के। कौन से? 15 to 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल माने जाते हैं फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इज लैक्टेटिंग मदर इज। तो जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसमें कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी? मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमैन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लैक्टेटिंग मदर के लिए, जो नर्सिंग मदर भी कहते हैं हम जिनको, तो उनके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट रहेगी वो होगी मिनी पिल्स, क्योंकि इसमें प्रोजेस्ट्रॉन का स्मॉल कंटेंट ही अवेलेबल होता है और ये प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है? कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स और
मिनी पिल, आपको मार्केट में प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स पीओपीज के नाम से मिलेंगी या फिर मिनी पिल्स के नाम से मिल जाएंगी और 99% है जो इफेक्टिव है। फिर यहाँ पर और आता है, फिर आता है सहेली, जो कि वंसा वीक पिल, हफ्ते में एक बार लेना है, जिसको हम ऑर्मेक्स लॉकफेम और सेंटोप्रोमेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सहेली है ये क्या है, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है और गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर DMPA, दैट मीन्स प्रोवेरा या फिर डेपो प्रोवेरा के नाम से रहेगा यहाँ पर। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये कब दी जाती है, इट्स गिवन एवरी 2 वीक, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 2 ईयर। तो DMPA इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये हर 3 महीने में, कब, एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर रूट से है जो 150 mg डोज है जो इसका दिया जाता है डीप IM इंजेक्शन के थ्रू। क्या है, डेपो प्रोवेरा, एग्जाम में आपको आता है तो डेपो प्रोवेरा दिया जाता है कब, एवरी 3 मंथ में। कब दिया जाएगा, एवरी 3 मंथ में दिया जाएगा और इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दिया जाएगा। आपको ये एग्जाम में भी आ सकता है और यहाँ पर एग्जाम के अलावा एज अ नर्स, एज अ CHO आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके क्लिनिक पे यदि कोई फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में पूछने आता है तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन ये एडवाइस डॉक्टर करेगा, आप ओनली इंजेक्शन उसको ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय। तो सेफ पीरियड का मतलब होगा ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो कंसीव होने के चांस ना के बराबर होंगे, फर्टिलाइजेशन होने के चांस ना के बराबर होंगे। तो वो कौन सा पीरियड होगा और किस बेस पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, लेंथ ऑफ ओवुलेशन पे, लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज पर। तो सेफ पीरियड क्या है, सेफ पीरियड कब माना जाता है, किस बेस पे काम करेगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है। यदि आपका 28 डेज की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि सेफ पीरियड कौन सा होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होगा, और जब IOP बढ़ता है, IOP का मतलब है आंखों में जो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा होगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं और ये IOP के कारण ही होगा। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 mm ऑफ Hg। कितना होगा, 12 to 21 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हार्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड सीक्रेटेड बाय द किडनी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा हार्मोन है जो किडनी के थ्रू सीक्रेट होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर एंजियोटेंसिनोजिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और आज रात में ही मे बी 10 o'clock तक आपकी GK की भी एक क्लास की जाएगी, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।